नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मानहानि के मुकदमे के बाद जिस तरह से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म हुई, उससे देश की राजनीति गर्म है, कांग्रेस आक्रामक है और कांग्रेस अध्यक्ष नेताओं को बुला रहे हैं दिल्ली। रणनीति बनाई जा रही है, आक्रामक रणनीति बताया जा रहा है, बनाई जा रही है। और हमारे आज के खास मेहमान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज दिल्ली में हैं। इसी सिलसिले में आप खुलासा करेंगे या नहीं करेंगे रणनीति का? यदि खुलासा हो जाए फिर रणनीति क्या? चलिए, यहां से तो शुरुआत है, पर ये बताइए कि कुल मिला के जो सदस्यता खत्म हुई उसको आप कैसे देखते हैं भूपेश जी? बात तो ये है कि सत्ता पक्ष बहुत ही असहज महसूस कर रही है अडानी के मामले को लेकर। अडानी के मामले में कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। यदि सवाल कोई पूछा जाएगा तो उसे चुप करा दिया जाएगा, माइक बंद करा दिया जाएगा, उसकी सदस्यता रद्द करा दी जाएगी। तो मैं तो भारत सरकार से कहना चाहूँगा कि एक रेजोल्यूशन क्यों पास नहीं कर देते हैं कि अडानी के मामले में इस देश में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अडानी भारत है, इसलिए उसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये प्रस्ताव कर देना चाहिए, क्योंकि सारा कवायद जो जितने घटनाक्रम हैं वो सब उसी कारण से हो रहा है। अब 6 महीने रहना चाहिए सांसद को, मकान तक खाली करा दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सदस्यता तक रद्द करा देते हैं, माइक बंद, तो सब कुछ बंद करा देना। तो एक प्रस्ताव ही क्यों नहीं पारित कर देते? उसके बाद तो देश पूछना ही बंद कर देगा सवाल कि ठीक, अडानी के बारे में सवाल नहीं करना है, बचत सब कर सकते हैं। पर यह बात तो साफ है कि सरकार बिल्कुल नहीं चाहती अडानी पर बात हो। कहाँ से आ रही है? अभी अब राहुल जी की सदस्यता समाप्त हो गई, तब भी क्या सदन चल रहा है? मतलब विपक्ष के सदस्य भी ना पूछ पाया, इसलिए 3 मिनट में सदन एडजोन हो रहा है। क्यों? कि और पहली बार हो रहा है कि दूसरा तीसरा सप्ताह हो रहा है जिसमें लोकसभा राज्यसभा चलने नहीं दिया जा रहा है। मामला तो लोकसभा का था, राज्यसभा में क्यों? अगर अडानी के मुद्दे पर रहें, क्योंकि इंटरव्यू में ये बात आप बार बार करेंगे, मैं यहीं पर इसको अगर हम समझ लें कि 3 बड़ी बातें आप क्या चाहते हैं अडानी के मुद्दे पर? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अडानी के मामले में जब से हिडनबर्ग पेपर बाहर आया, उसके बाद उसे संपत्ति में गिरावट आई। कितने बार शेयर बाजार, मतलब वर्षों बाद ये स्थिति आती है कि बीच में उसको क्लोज कर दिया गया। हम लोग तो ज़्यादा समझते नहीं शेयर बाजार को, लेकिन जो अफरा तफरी मची शेयर बाजार के उसके बारे में जानते हैं, और देश और दुनिया में क्या स्थिति है उसके बारे में जानते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो राहुल जी ने सवाल पूछा कि अडानी जी प्रधानमंत्री के साथ कितने बार विदेश यात्रा गया, प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद कितने कितने काम उन देशों में अडानी को मिला। तीसरी बात ये है कि अडानी जी के पास इतना पैसा कहाँ से आया, जो 20,000 करोड़ का जो सेल कंपनी में जो पैसा गया है वो किसका था? सवाल तो इतना ही है। इस सवाल से बचना क्यों चाहती सरकार? राहुल गांधी जी अडानी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए जी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी भी अडानी को पसंद नहीं कर रहे। बिल्कुल सही बात। हसदेव क्षेत्र का जो परसा कोल ब्लॉक है, हाँ जी, वहाँ अडानी जी को फ्री हैंड किया गया है। उसका कारण क्या है? छत्तीसगढ़ सरकार का प्रेम क्यों है अडानी पे? छत्तीसगढ़ सरकार का कोई प्रेम नहीं है। ये अडानी को ये खदान किसका है पहले समझ लीजिए। यदि कोयले पे जाते हैं तो मैं थोड़ा सा विस्तार में जाऊँगा। पहली बात यह है कि जो 2014 के पहले जो कानून था कोल का, कोल ब्लॉक कैसे आवंटित, वो सबको ख़त्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद सब खत्म कर दिया। केवल एक खदान है जो केवल राजस्थान गवर्नमेंट को मिला, और उसका एमडीओ उसके पहले भी अडानी खुदाई कर रहा था, उसके बाद भी अडानी खुदाई कर रहा है। तो पहली बात एक क्लियर कर लीजिए, ये अलॉटमेंट भारत सरकार करती है। उस समय वसुंधरा राजे की सरकार थी, और अभी अब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। खदान राजस्थान गवर्नमेंट को गया, जो हमको मिला था वो हमको नहीं मिला, लेकिन वो खदान है केवल राजस्थान गवर्नमेंट को गया। हाँ, और उसके बाद एमडीओ भी वही नियुक्त हुआ। तो ये जो जमीन है, जमीन जरूर छत्तीसगढ़ की है, लेकिन अलॉटमेंट भारत सरकार की है, और कोयला है वो राजस्थान गवर्नमेंट की है। इसमें हम कहाँ आ गए? मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आदिवासी विरोध कर रहे हैं तो राज्य सरकार की तरफ से ये रिकमेंडेशन तो दिया जा सकता है कि इस कोल ब्लॉक को निरस्त कर दिया, क्योंकि वहाँ पेड़ की कटाई हो रही
और वहाँ पे खनन हो रहा है, जिसका आदिवासी और वो आदिवासी जो कांग्रेस के साथ कमिटेड तौर पे जुड़ा हुआ था। क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले 2023 का जो चुनाव होने वाला है उसमें वही आदिवासी उस नाराजगी अच्छा, मैं आपको पत्र दिखा दूं, मैं भारत सरकार की चिट्ठी लिखा हूं इस मामले में, तो आप क्या कहेंगे फिर? क्या लिखा आपने चिट्ठी में? चिट्ठी में लिखा कि सब विरोध हो रहा है, इसे बंद कर दीजिए। ये बताइए, ये सवाल ना जो आप मुझसे पूछ रहे हैं वो भारत सरकार से पूछा जाना चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कोल आवंटन का काम उनका है, पर्यावरण भी उनका देना, हम तो एक डाकिया का काम करते हैं। ये बताइए बघेल जी कि ये कैसी रणनीति है? आप सीधे कुछ कहेंगे नहीं, आप कहेंगे देखिए विमान में बैठे हुए हैं अडानी जी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप कहेंगे कि 20,000 करोड़ जो है वो इनकी शेल कंपनी, कागजी कंपनी में आ गया, आप कहेंगे कि ये प्रधानमंत्री के साथ गए और इनको मिला या नहीं मिला। आप लगातार सारी बातें कह भी रहे हैं और सीधे भी नहीं कह रहे हैं। ये क्या है? आपको डर है सीधे कहने में, आपके पास सबूत नहीं है सीधे कहने में, ये किस तरह की रणनीति है? दिव्यांग जी, सीधी बात यह है कि जो पेपर हिडनबर्ग का जारी हुआ उसके बाद यदि वो फर्जी होता, गलत होता, तो दुनिया भर के इन्वेस्टर है वो पैसा अपना विड्रॉ नहीं करते। अडानी जो देश का सबसे बड़ा आदमी था, दुनिया के दूसरे नंबर का था, वो अब 29 में है कि 30 में, मुझे मालूम नहीं, अब तो गिनती गिनना छोड़ दिए हैं लोग। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी पिछड़ा जो समाज है उसका अपमान कर रहे हैं। ये बीजेपी के सब बड़े नेता बार बार आके कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं, और बार बार दोहराते हैं तो लोग उस पर विश्वास भी करने लगते हैं। क्या आपकी रणनीति है, क्या कहना है आपको इस पर? पहली बात ये घटना कब की है? 2019 की। इसके खिलाफ शिकायत कब हुई? 2019 में। केस चला कब तक के? 2023। तो फैसला कब आया? 2023 में। पिछड़ा वर्ग प्रेम भारतीय जनता पार्टी का अचानक ये फैसला आने के बाद क्यों जागा? ये तो रिकॉर्डिंग तो 2019 की है, जो कर्नाटक कोलार में दिया भाषण, उसी आधार पर तो केस किया गया। इतने दिन तक नहीं किया गया, आज इस मामले को उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि उसकी सदस्यता रद्द हुई है, उसकी बोलती लोकसभा में बंद आपने कर दी, एक्सपंज कर दिया, माइक बंद कर दिया, म्यूट कर दिया, बंगला खाली करा रहे हैं। तो लोग, लेकिन ये क्यों हो रहा है? केवल इसलिए कि अडानी के मामले में सवाल पूछा गया, इसलिए पिछड़ा वर्ग का प्रेम आया। और पिछड़ा वर्ग की जहाँ तक बात करते हैं तो सरनेम से कैसे पता चलेगा पिछड़े वर्ग? मैं बघेल हूँ, बघेल ठाकुर भी लिखते हैं, पिछड़ी जाति बहुत सारे जातियों में लिखते हैं बघेल, अनुसूचित जाति के लोग लिखते हैं, जनजाति के लोग लिखते हैं। लेकिन एक बात बताइए, नीरव मोदी और ललित मोदी कब से पिछड़े वर्ग के हो गए भाई? और पिछड़े वर्ग इतना प्रेम है तो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं पूरे देश भर में, क्यों नहीं करा रहे हैं? जनगणना ही क्यों नहीं करा रहे हैं? 2021 ड्यू है। गरीब लोगों को बड़ा प्रेम है, तो जब तक आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होगा, जनगणना नहीं होगी, तब तक के कैसे पता चलेगा कौन पात्र है कौन अपात्र है? और यदि इतना ही प्रेम है तो छत्तीसगढ़ में हमने आदिवासी पिछड़े वर्ग को 27%, आदिवासी को 32% देने का फैसला किया, अनुसूचित जाति को 13% देने का फैसला किया। दिसंबर से बिल पारित हुआ है, अभी तक के राज्यपाल दस्तखत नहीं कर रहे हैं। बोलते क्यों नहीं? और ठाकुर रमन सिंह जी पुराने मुख्यमंत्री, आपके दोस्त भी होंगे, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं। मुझे छोटा आदमी कहते हैं, छोटी सोच के कहते हैं, मुझे चूहा कहते हैं, बिल्ली कहते हैं, कुत्ता कहते हैं, इस नाम से संबोधित करते हैं। यदि मैं पिछड़े वर्ग के हूँ या पिछड़े वर्ग इतना प्रेम करते हैं तो मैं समझता हूँ तो रमन सिंह को तो पार्टी से निकाल देना चाहिए। क्या आपको लगता है ये जो सब हो रहा है? और अखिलेश यादव जी जब बंगला छोड़े तो गंगा जल से पूरा साफ धुलवाया गया, पूरा गंगा जल से साफ कर, कितना पिछड़े वर्ग का प्रेम है इनका। अखिलेश यादव जी इस बारे में क्या कह रहे हैं वो हम लोग आगे सुनेंगे। हाँ। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या कांग्रेस के अंदर अब प्रियंका गांधी का उभार हम देख रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी बातों को रख रही हैं? प्रियंका जी पहले भी थी और अब भी हैं, और समय के साथ साथ दायित्व बदलता भी है, मिलता भी है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, तो पार्टी तय करेगी। पार्टी तय करेगी।
बघेल जी, अभी एबीपी का ही पोल कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार की काफ़ी लोकप्रियता है, आपकी पर्सनल लोकप्रियता भी काफ़ी है, और जो आने वाले चुनाव है छत्तीसगढ़ के, उसमें कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी। एक तो ये इस तरफ का ये रियलिटी है। आपको कहीं ये नहीं लगता है कि राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से कांग्रेस को बहुत मुनाफा होगा, एक बहुत सिंपथी वोट आप गेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे लीडर्स के लिए खुल सकती है। आप भी हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, या प्रियंका गांधी, या कोई और, शशि थरूर। बहुत सारे सवाल आपने एक साथ कर दिए, लेकिन पहले 2 सवाल जो पूछे ना, उसका उत्तर तो दूंगा, लेकिन खतरा एबीपी के लिए आपने बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी और राहुल जी के इस घटनाक्रम के बाद लोकप्रियता बढ़ी है, तो उससे फ़ायदा होगा कांग्रेस का। मुझे डर है कहीं आईटी वाले ईबीपी कार्यालय में पहुंच जाए, तो ये डर बना हुआ है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस को बढ़ा के दिखाएंगे तो आजकल जैसे जो मीडिया हाउस के यहाँ जो रेड पड़ रहा है, हम लोग यहाँ पढ़ ही रहा है राजनेताओं के यहाँ, लेकिन मीडिया हाउस को भी नहीं बख्श रहे हैं, तो मुझे इस बात की चिंता है। दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये पार्टी तय करेगी। दूसरी बात है सारे जो विपक्ष के लोग हैं वो सब लोग एकत्रित होकर सब तय करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जहाँ तक मेरी समझ है, और मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी जी को ही बनना चाहिए। तो आप नहीं मानते हैं कि प्रियंका गांधी बन सकती हैं या कोई और? कांग्रेस के तो बहुत सारे लीडर हैं जो क्षमता है जिनमें। ये तो सीधा इन्होंने पूछा सवाल कि क्या आप भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं? मैं अभी राज्य में ठीक हूँ भैया। राहुल जी हमारे नेता हैं और उसी को बनना चाहिए, उन्हीं को बनना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब, डेजा वो जो प्रोवर्ब है वो मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि 2019 में आपके नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को अटैक करने की कोशिश की, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। चुनाव में क्या नतीजा हो हम सब ने देखा। एक बार फिर से उसी रणनीति पे काम कर रहे हैं, सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी पर हमला बोलना। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को ये नहीं लगता कि ये एक फॉल्टी नीति साबित हो सकती है, वही नतीजा फिर से भुगतना पड़ सकता है? ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बीजेपी की रणनीति से बघेल साहब बिल्कुल साफ लगता है कि वो तो चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी चुनाव हो जाए और 2024 बीजेपी फिर से जीत सके। तो आपको नहीं लगता कुछ नया ऑल्टरनेट रोड मैप देते, फिर वही गलती, फिर वही प्राइम मिनिस्टर मोदी? पहली बात तो यह है कि वो जो चुनाव हुआ था वो सेंटिमेंट के आधार पर हुआ था, जो पुलवामा में हुआ। उसके पहले का आप स्थिति देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई थी, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जा रहे थे। जैसे पुलवामा घटना घटी वो भगदड़ समाप्त हो गया और उसके बाद पूरा देश है वो एक सहानुभूति और देश प्रेम के मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया, उसमें पार लगा। नहीं तो 5 साल के कार्यकाल की कोई चर्चा किए क्या? नोटबंदी की चर्चा किए कि जीएसटी की चर्चा किए? कोई उपलब्धि के बारे में चर्चा नहीं हुई थी। और फिर उस समय तो नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी थे, आपने कहा, लेकिन अभी तो सवाल अडानी पूछा जा रहा है, मोदी जी के बारे में कहाँ पूछ रहे हैं? राहुल जी आरोप तो मोदी जी पे ही लगा रहे हैं कि उनका कनाइवन। ना सवाल तो अडानी पूछा जा रहा है, अडानी के बारे में पूछा जा रहा है। भाई क्यों मोदी पे तो एक शब्द नहीं कहा मोदी जी ने ये पैसा लगाया करके। सर आपको नहीं लगता कोर इश्यूज पे बात करते? सवाल इस बात का है कि अडानी के बारे में जो देश का पैसा लगा हुआ है, आपके SBI बैंक का है, आपके जो LIC का पैसा है, वो देश का पैसा है ना। और जो सेल कंपनियां हैं वो पैसा गया किसका पैसा है? तो इसमें ईडी क्यों काम नहीं करती, सेबी क्यों काम नहीं कर रही? इतने दिन तो हो गया, जनवरी में एक घटना घटी है, 26-27 जनवरी को शायद पेपर उन्होंने हिडनबर्ग जारी किया, और उसके बाद से इतने महीने गुजर गए, जांच क्यों नहीं कर रही? ये बताइए कि क्या ये आपको रास आ रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, उनका घर खाली करने को कह दिया गया? क्योंकि आप देखिए एनसीपी के जो सांसद हैं मोहम्मद फैजल लक्षद्वीप से, उनकी सदस्यता तो बहाल हो गई, कोर्ट चले गए वो। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि कांग्रेस में इतने वकील हैं, पार्टी कोर्ट में जाती क्यों नहीं है? तो समय दिया ना कोर्ट ने, 1 महीने का समय दिया है, तो आप 3 महीने तक लटकाए रहेंगे? 1 महीने बोला भाई, देख तैयारी भी करनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह सदस्य रहना नहीं रहना तो उनकी मर्जी पे है, बादशाह की मर्जी पे है, हमारी कहाँ मर्जी है? यदि हमारी मर्जी होती तो ना सदस्यता, भाई आखिर लोकसभा क्यों लड़ा गया? कि उसको सदस्य रहना है, इच्छा तो सदस्य रहने की थी।
आप नहीं चाहते कि वो सदस्य रहे और देश की आवाज़ बुलंद करे, इसलिए आप उसका मुंह बंद कराने के लिए सदस्यता रद्द आपने कराया। इससे आपको क्या लगता है भूपेश जी की जो विपक्षी एकता है वो कितनी प्रभावी होगी? क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष एक साथ लामबंद हो रहा है इसको लेकर? निश्चित रूप से देश में जो ये सदस्यता रद्द किए हैं और जिस तरीके से किए हैं, देश को रास नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से बंगले खाली कराए जा रहे हैं, यहाँ कितने एमपी हैं जो अभी तक बंगले पड़े हुए हैं, जो एक्स एमपी हैं, आप निकाल के बता देंगे, आप तो दिल्ली में रहते हैं। कितने ऐसे एमपी हैं, एक्स एमपी हैं जो अभी भी बंगले में रह रहे हैं, शासकीय भवनों में रह रहे हैं, उसको नहीं निकाला जा रहा है। लेकिन 4 दिन नहीं हुआ, आप नोटिस जारी कर दिए। तो आपकी मंशा तो यही है कि आप, मतलब ये है कि आप विपक्ष को रौंद देना चाहते हैं। असहमति का कोई स्थान नहीं है, इसका मतलब लोकतंत्र खतरे में है। आपके विरोधी हैं, दिल्ली में आपसे चुनाव लड़ते रहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। आजकल देश के अंदर जो चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, वन नेशन वन पार्टी। आप सहमत हैं केजरीवाल की बात से कि बीजेपी चाहती है वन नेशन वन पार्टी हो? भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जिस रास्ते में चल पड़ी है, और उसका तो स्लोगन ही था कांग्रेस मुक्त भारत, तो नहीं कर पा रही है, तो इस प्रकार से टारगेट कर रहे हैं और एक एक करके निपटाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई न बचे। क्योंकि बीएस मुंजे साहब जो आरएसएस के बड़े नेता थे, वो मुसोलिनी से मिलने गए थे तानाशाह से, और उसको गुर सीख के आए थे। अब ये 100 साल पूरे हो जाएंगे सर आरएसएस की स्थापना के, तो सारे कवायद उस दिशा में जा रही है। पर आप जो ये बात कह रहे हैं और बहुत उत्साह में है कांग्रेस इस बात को लेकर कि विपक्ष सारा लामबंद हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप देखिए, आपने बैठक बुलाई, आपकी बैठकों में बार बार आते थे और नहीं आए सावरकर के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे, बहुत महत्वपूर्ण एलाई हैं आपके वो महाराष्ट्र में। देखिए, जो तथ्य है उसे इनकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी जी ने क्या बात कही है कि राहुल गांधी जी माफ़ी मांगने की बात कही, और माफ़ी मांगने मामले में सबसे ज़्यादा किसी ने मांगा तो सावरकर जी ने मांगा, यही बात तो कही उन्होंने। और ये ऐतिहासिक तथ्य है, इसको झुठलाया जा सकता है? पर आप जानते हैं जिस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में है, आप ये जानते हैं कि उसमें उद्धव ठाकरे का क्या स्टैंड रहता है, शिवसेना का क्या स्टैंड रहता है सावरकर पर। नहीं, देखिए, कोई नाराज हो जाए इसलिए सच नहीं बोलेंगे आप सच बोलिए, लेकिन जहाँ तक के राजनीतिक दलों की बात है, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के हिसाब से चलना चाहिए। कोई सोच सकता था कि शिवसेना और कांग्रेस एक मंच में आ सकती है, लेकिन हुआ ना, सरकार में रहे, एक साथ चले, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, उसमें चले। सावरकर के बारे में कांग्रेस के विचार जो हैं वो नहीं बदलेंगे, वो है, माफ़ी उन्होंने मांगा। पर तो शरद पवार ने भी कह दिया कि जरा इस पे चुप्पी रखें तो ज़्यादा अच्छा है राहुल गांधी। इसमें भाई जो सच है उसके सामने रखा है, अब उसको बार बार क्यों कुरोद रहे हैं? चुप भी रहा जा सकता है। कौन बनाएगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, या ऐसे ही बनेगा? सारे बड़े नेता मिलकर बनाएंगे। शरद पवार जी का नाम तो दिए, आपने लिया ही है, वो बड़े अनुभवी नेता हैं, उम्र दराज भी हैं, तो अपने प्रभाव का उपयोग करें, सबको एकजुट करें। मैं तो बहुत छोटा हूँ। तो सावरकर के मुद्दे पर राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे? सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस का विचार है ये अकेले राहुल गांधी की थोड़ी है। ठीक है, कांग्रेस इस बात को समझे कि रीजनल पार्टीज भी हैं, वो राज्य जहां आपका दशकों तक शासन चलता था, अब आप कई दशकों से वहां हैं नहीं, तो उनको साथ लेके चलिए, उनको आगे बढ़ाइए। देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो साथ में मिलके ही काम करने से होगा। आज जो परिस्थिति है उसके हिसाब से काम करना होगा। अखिलेश यादव जी के साथ चले, उसके साथ मिलकर चुनाव लड़े, उसके नेतृत्व में लड़े, और चुनाव हार गए तो पूरा दोषारोपण हम पे थोप दिया गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मिलके जब लड़े हैं तो रिजल्ट आया है, तो जिम्मेदारी तो दोनों की बनती है और सबको मिलना चाहिए। आज जो परिस्थिति है लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, सब लोगों को मिल के इकट्ठा होकर ही लड़ाई लड़नी चाहिए। भूपेश जी, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ।
आप लोगों को एक मौका है, आप लोग बहुत ज़्यादा आक्रामक हैं क्योंकि मौका ऐसा है। इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि आप ये जो हमला है तोप जो है कुछ अपने साथियों पर भी चल जाएगी, चाहे वो उद्धव हों या अखिलेश हों, इसमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा? क्यों होगा नुकसान? सभी लोग पीड़ित हैं, सभी लोग ये सोचते हैं कि देश के लिए ठीक नहीं हो रहा है। पर जो सत्ता में बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने जितने भी भ्रष्टाचारी थे सबको एकजुट कर दिया है, बहुत सब अच्छी- एक मंच पर आ गए हैं इसके बाद। लेकिन असम के मुख्यमंत्री नहीं है हमारे साथ, शुभेंदु अधिकारी हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ राणे साहब नहीं है हमारे साथ। उसके साथ गए, बिल्कुल पाक साफ हो गए, गंगा जल से धुल गए, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और जैसे कर्नाटक में ईडी आईटी तब तक थे जब तक कांग्रेस सरकार थी, जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी खत्म। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी जब तक सरकार थी, वो 10 ग्राम गांजा के लिए भी घूमते थे भाई, सेंट्रल एजेंसियाँ ईडी आईटी डीआरआई घूमती थी गली गली मोहल्ले मोहल्ले। लेकिन जैसे आपने सब पासा पलटा, बदली किए और सरकार आपकी बनी, अब वो ऐसा लगता है वहाँ ऑफिस है भी कि नहीं। बड़े चुनाव हैं इस साल में, कर्नाटक में है, आपके छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, तेलंगाना में है। क्या असर होगा? क्या तब तक असर रहेगा या दूसरे मुद्दे खड़े हो जाएंगे राहुल गांधी के साथ जो हुआ है उसका? देखिए, ये तो पद यात्रा शुरू किए उसी समय आँख की किरकिरी बन गए थे। उसके बाद अडानी का मामला आया तो फिर बिल्कुल अब ऑपरेशन करने की स्थिति आ गई, आँख से निकालना ही पड़ेगा। अब उसके तो ये मुद्दा जो जब तक के अडानी मुद्दा रहेगा तब तक के छूटेगा नहीं। ये कितना भी दाएं बाएं कर ले, चाहे पिछड़ा की बात कर लें, चाहे माफ़ी मांगने की बात कर लें और कुछ कर लें, लेकिन घूम फिर के बात अडानी पे आएगी। राहुल गांधी विदेश गए थे कुछ दिनों पहले, उन्होंने वहां पर एक बयान दिया और कई बार दिया कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। बहुत विवादों में भी ये बयान रहा, इसके लिए भी उनसे माफ़ी की मांग की जा रही थी, हालांकि अब तो वो सदस्य ही नहीं रहे। लोगों के मन में ये सवाल है कि कांग्रेस की सरकार कई राज्यों में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, हिमाचल में है, तो क्या वहां पर लोकतंत्र है राहुल गांधी की नज़र में कि नहीं है? ये आप कैसे समझाएंगे लोगों को? आपका जो आरोप है कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, तो फिर आपकी राज्य सरकार कमजोर क्या हो इसके रहा है। विरोध में? लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। और राहुल गांधी जी के विदेश में क्या, देश के हर जगह हर भाग में राज्य सरकार में है विपक्ष की अब देखिए, पार्टियां, तो राहुल ये क्यों कहते हैं? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। राज्य सरकार में आप देखेंगे एक राज्यपाल जी हैं, वो हमारे सारे बिल रोक के बैठे हैं। उसको असीमित अधिकार हो, जब समय जितने समय तक रोक लें। वो जो ग्रे एरिया है उसको दुरुपयोग हो रहा है। तो ये लोग चुनी हुई सरकार है और उसके बिल आप रोक रहे हैं, चाहे वो केरल हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, कहीं भी देख लीजिए हमारे बिल सब रुके रहे। क्यों हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं? तो आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जितने सेंट्रल एजेंसी है उसके माध्यम से आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे पार्टी में आ जाओ, नहीं तो आपके खिलाफ ईडी और आईटी कार्रवाई हो जाएगी। तो क्या ये जो संस्थाएं हैं वो स्वतंत्र हैं? न्यायपालिका भी, जिसमें रिजिजू जी ऑन रिकॉर्ड दिए हैं कि विपक्ष है, न्यायपालिका है, वो विपक्ष की भूमिका ना निभाए। ये सीधा सीधा धमकी न्यायपालिका को। और इससे बड़ा उदाहरण क्या है भाई? तो यही बात तो राहुल जी बोल दिए, तो इसमें माफी मांगने की क्या बात है? रिजिजू जी खुद धमकी दे रहे हैं न्यायपालिका को। भूपेश जी, ये दौर है जिसमें आप पहले भी कर चुके हैं। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, 2 ऑप्शंस दूंगा आपको, उसमें से एक चुनना है। रैपिड फायर का दौर है। मतलब ये क्या चोरी करना छोड़ दिया ऐसा टाइप नहीं पूछोगे आप? आप जानते हैं मैं कैसे सवाल पूछूंगा। तो मुझे मालूम है कि आप तैयारी से हैं इसमें। आपको क्या लगता है कांग्रेस में आज बेहतर वक्ता कौन उभर कर आए, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? राहुल गांधी। पर आपने सुना जिस तरह से प्रियंका गांधी ने भाषण दिया, वो भी अच्छा बोलती हैं, लेकिन राहुल जी को पूरा दुनिया सुन रहा है अभी। इस समय आज की हालत में कांग्रेस को ज्यादा लाभ किससे होगा, राहुल की पदयात्रा से या सड़कों पर सीधा लड़ने से? देखिए, राहुल गांधी जी ने एक यात्रा शुरू की है और जनता उठ खड़ी हुई है, तो सब लोग साथ चलेंगे तो लोकतंत्र के सबसे अच्छा यही है। तो पदयात्रा उनको अब करनी चाहिए कि सड़क पर लड़ना चाहिए कांग्रेस सड़क को? पर लड़ना चाहिए। पदयात्रा का दौर खत्म हुआ, ये तो बड़ी बात कर दी आपने एक, क्या कि अब आगे पदयात्रा नहीं सड़क होगी। भी पदयात्रा भी है, पदयात्रा भी सड़कों पे किया जाता है भाई।
चलिए ये बताइए कि कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार, बड़े दावेदार आज कौन हैं? राहुल गांधी या खड़गे जी? राहुल गांधी जी। खड़गे जी के बारे में तो आप सोच भी नहीं रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। विपक्ष की बात करें तो आपके नज़रिए से, कांग्रेस के नज़रिए से बढ़िया प्रधानमंत्री पद के दावेदार, बड़े प्रधानमंत्री पद के दावेदार नीतीश कुमार हो सकते हैं या ममता बनर्जी? देखिए, चाहे संयोग के या दुर्योग के ये लोग अपने प्रदेश से बाहर नहीं निकल पाए। राष्ट्रीय राजनीति में थे, मंत्री भी थे, तब भी वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि नहीं बना पाए। अपने अपने प्रदेशों में उनके कोई मुकाबला नहीं है। नीतीश जी 6 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ममता जी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है और बड़े मतलब जनाधार वाली नेता, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वो स्वीकार्यता नहीं है अभी। कांग्रेस की बड़ी कमजोरी क्या है? सड़क पर लड़ती नहीं है या नेता तय नहीं कर पाते कि करना क्या है? देखिए, कांग्रेस तब विफल होती है जब जिन उद्देश्यों को लेकर कांग्रेस का गठन हुआ है उससे जब अलग होते हैं तब कांग्रेस कमजोर होती है। आपने करीब करीब सभी सवालों के जवाब दिए भूपेश जी, और मैं एक नई चीज़ आपके अंदर देख रहा हूँ। एक तो ऊर्जा है और आप तंज कर रहे हैं और उसमें पत्रकारों को भी नहीं बख्श रहे हैं। ये एक नया किस्म का भूपेश बघेल हम देख रहे हैं। शायद चुनाव है इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। अब हमारा क्या बिगाड़ लोगे साहब? हम लोग तो सड़क में आ ही गए। हमारा क्या नुकसान कर लोगे भाई? जितना ये होना क्या तो चुनाव की तैयारी से हैं आप, इसलिए इतने अग्रेसिव हो गए हैं, आक्रामक हो गए? नहीं, अभी जो परिस्थितियां हैं, जो देश के हालात हैं, उसमें अब आक्रामक नहीं होगे तो कब होगे? और अभी आक्रामक नहीं होगा तो इतिहास माफ नहीं करेगा। धन्यवाद भूपेश जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज।